हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देखिए, क्लास नाइन्थ का हम लोग साइंस का सेट देखेंगे, मॉडल सेट जो जारी हुआ है। ठीक है। और इसमें से एग्ज़ाम में बहुत सारा क्वेश्चन आएगा आपका, चूँकि अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है। इससे पहले मैंने सारे मैथ्स के मॉडल दे दिए हैं, तो मैथ का जो मैंने मॉडल सेट दिया हुआ है ना, तो वो भी आप जा करके 1 2 3 देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग क्लास नाइन्थ का विज्ञान का देखते हैं, 40 नंबर के लिए है, 1.5 घंटा का टाइम। और फॉर्मेट वही है जो मैथ में था, यानी जो बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, अति लघु, उसमें आपको टोटल 7 क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको सिर्फ कोई 5 क्वेश्चन देना है। ठीक है। जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे उसको बनाइएगा, जिसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो। ये आपको 2 नंबर का है, तो यहाँ से आप 10 नंबर ले आइएगा। ठीक है। फिर देखिए, जो लघु स्तरीय है यानी शॉर्ट टाइप, उसमें भी 7 क्वेश्चन आएगा, बट आपको कोई 5 का आंसर देना है, 3 नंबर का है, तो यहाँ से आपको इसके लिए 15 नंबर मिल जाता है। ठीक है। फिर जो दीर्घ उत्तरीय है यानी लॉन्ग टाइप, उसमें आपको फिर से 5 क्वेश्चन आएगा और आपको कोई भी 3 देना है। ठीक है। तो ये 5 नंबर का है, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, तो इसमें भी 15 नंबर आएगा। इस तरीके से आपका 40 नंबर टोटल जो टारगेट है हम लोगों का वो पूरा हो जाता है। ठीक है। तो आपको कुल देखिए, याद रखिएगा, 13 क्वेश्चन करना है। कितना में? 19 क्वेश्चन में। तो बहुत अच्छा है। ठीक है। बिल्कुल आराम से कीजिए। आइए 1 बाई 1 करके देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन हम लोग का स्टार्ट हो गया। क्या क्वेश्चन है देखिए अच्छा से, सेक्शन 1 का क्वेश्चन है। ठीक है। सेक्शन 1 का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ऊर्जा और शक्ति का SI मात्रक लिखिए। ठीक है। आराम से लिखिएगा, बिल्कुल पढ़े हुए हैं आप। क्या होता है ऊर्जा का SI मात्रक? ठीक है, क्या होता है? तो ये होता है जूल। जूल है। ठीक है। और शक्ति का, ठीक है, शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? ये हम लोगों का वाट होता है। ठीक है, वाट। इसको हम लोग W से डिनोट करते हैं और जूल को G से किया जाता है। ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा था, 2 नंबर आ गया। आगे बढ़िए। बोलता है ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य, ठीक है, आवृत्ति और वेग में किस प्रकार का संबंध है? ठीक है। तो देखिए, तरंग दैर्घ्य क्या होता है, याद रखिएगा। तरंग दैर्घ्य को हम लोग जो है लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है। ओके, दूसरा का आंसर बता रहे हैं आपको। जो आवृत्ति है, आवृत्ति को न्यू से, देखिए न्यू ऐसे लिखते हैं ना, भी थोड़ा टेढ़ा, भी जो है थोड़ा सा टेढ़ा होगा, ये आवृत्ति हो गया। ठीक है। और वेग को सीधा भी लिखते हैं, कैपिटल भी। ठीक है। के बीच का संबंध, इसके बीच का संबंध क्या होता है? इसके बीच का संबंध को देखिए ऐसे लिख दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। भी बराबर क्या होता है? न्यू लैम्डा। ठीक है, यही संबंध है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है। 3rd नंबर देखिए, H2O का आणविक द्रव्यमान यानी मोलिकुलर मास निकालना है। ठीक है। तो कैसे निकालते हैं? देखिए, H2O का लिखिएगा आणविक द्रव्यमान। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे हाइड्रोजन कितना है? 2 पीस है, तो इसका परमाणु भार से गुना कर दीजिए। परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16, याद किया हुआ है। तो 2 × 2 और 16 कितना हो गया? 18। तो 18 U लिख दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो इकाई होता है वो होता है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम लोग U से डिनोट करते हैं। ठीक है। आगे बढ़िए। फिर बोलता है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1 मोल से आप क्या समझते हैं? ठीक है। 1 मोल, देखिए 1 मोल क्या होता है? हम लोग जैसे अपना लाइफ में जानते हैं ना कि 1 दर्जन में 12 पीस होता है, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। ठीक है। 1 लीटर में जो है 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है। तो इस तरह से, या जैसे आप किसी को आप गिन करके लेते हैं दर्जन से, किसी को तौल के, किसी को माप के, तो केमिस्ट्री में भी जो अमाउंट है वो तीनों तरीके से लिया जा सकता है। ठीक है। तो तीनों तरीके से आप मोल को परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन ये 2 नंबर का है तो छोटा क्वेश्चन है, हम लोग किसी एक तरीके से कर देते हैं। ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि, है ना, एक ही परमाणु के, एक ही अणु के कितना? 6.022 × 10⁻23 परमाणु। ठीक है। अगर इतना परमाणु जमा हो गया एक ही अणु का, तो एक ही अणु के इतने परमाणु को क्या बोलते हैं? हम लोग 1 मोल बोलते हैं, 1 मोल कहते हैं। ठीक है। तो ये अवोगाड्रो नंबर है,
तो अवोगाड्रो नंबर अगर जमा हो गया तो इतना परमाणु मिलके क्या कहलाएगा, 1 मोल। ठीक है, जैसे हम लोग 12 पीस को 1 दर्जन बोलते हैं ना, तो इतना सारा परमाणु मिल जाएगा तो उसको हम लोग 1 मोल कहेंगे। ठीक है, ये 1 मोल परमाणु है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? 1 मोल परमाणु कहते हैं इसको हम लोग, कि भाई कितना है, 1 मोल परमाणु है। बात समझ में आ रही है ना? ठीक, चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 5, बोलता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस जीवाणु के द्वारा होता है, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो ये होता है एजेटोबैक्टर। ठीक है, नाम याद कर लीजिए। 5वां का उत्तर क्या लिखिएगा, 5वां का उत्तर लिखिएगा एजोटोबैक्टर। ठीक है, ये नाम है एक बैक्टीरिया का। ठीक है, तो इसके कारण जो है क्या होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं एजोटोबैक्टर, इसी के कारण नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ठीक है, अच्छा के कारण होता है, के कारण, ठीक है, होता है, ऐसे लिख दीजिएगा। छोटा क्वेश्चन है, ज़्यादा बहुत बड़ा लिखने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बोलता है कि एड्स नामक बीमारी किस विषाणु के कारण होती है। ठीक है, देखिए एड्स जो है ना खतरनाक बीमारी है, हम लोग सब कोई उम्मीद करते हैं कि हम लोग इससे जो है बहुत दूर रहें। ठीक है, तो देखिए एड्स का जो बीमारी है ये HIV का नाम सुने होंगे आप लोग, HIV वायरस, इसके कारण होता है। ठीक है, तो एड्स जो है, एड्स HIV, ठीक है, वायरस के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। ठीक है, अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग है। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, यानी ये जो हमारे अंदर जो इम्यूनिटी होता है ना, जिसके कारण हम रोग से लड़ते हैं, तो उस इम्यून को ये डिफिशियंट कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो अब बुखार लगेगा तो लगा रहेगा, खांसी होगा तो वो जानलेवा हो जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म कैसे लिखेंगे, देखिए बता रहे हैं। ठीक है, तो HIV का फुल फॉर्म क्या होगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, इम्यून से बना है, तो ह्यूमन यानी आदमी का, इम्यूनो डिफिशियंसी यानी उसका जो इम्यून है उसको डिफिशियंट कर देता है, ऐसा वायरस है ये। ठीक है, यानी इसको हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जानना चाहिए ये सब। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलता है कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान इसका उत्तर है, इसका उत्तर दे दीजिएगा 78% जो है ना वो क्या है, वायुमंडल में वो नाइट्रोजन है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आपको आ गया 10 नंबर। ठीक है, जो भी आपको 5 अच्छा लगेगा साथ में वो आप बना लीजिएगा, तो 10 नंबर तो हम लोग बहुत आराम से ले आए। ठीक है, अब चलिए चलते हैं इसके बाद हम लोग सेक्शन बी में। ठीक है, सेक्शन बी में चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, सेक्शन बी में देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। सबसे पहले क्या बोलता है कि 1 जूल को परिभाषित कीजिए और उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका SI मात्रक जूल होता है। ठीक है, तो देखिए 1 जूल को कैसे परिभाषित करते हैं, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए ना कि सपोज़ कीजिए कि कोई एक ये है, ठीक है, m द्रव्यमान का मान लीजिए कोई वस्तु है। ठीक है, अब उसमें हम लोग क्या किए, उसमें हम लोग बल लगाए, कितना का, 1 न्यूटन का बल लगा दिए। ठीक है, और उससे ये क्या हो गया, उससे ये यहाँ से घसक करके 1 मीटर दूर चला गया। कितना मीटर दूर चला गया, 1 मीटर। ठीक है, तो अगर 1 न्यूटन का बल लगाने से कोई वस्तु 1 मीटर तक विस्थापित हो जाती है तो कितना कार्य कहा जाएगा, इसको कहा जाता है 1 जूल कार्य कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कीजिएगा, है ना। इसको कैसे लिखिएगा, इसको लिखिएगा 1 न्यूटन का बल लगाने से यदि कोई वस्तु 1 मीटर तक विस्थापित होती है, ठीक है, तो 1 जूल कार्य कहा जाता है। ठीक है ना, इसी को हम बोलते हैं 1 जूल, चूँकि कार्य क्या है, एक कार्य का SI मात्रक जूल होता है, तो 1 जूल यही है। ठीक है, अच्छा बोलता है कि उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका SI मात्रक जूल होता है। तो कार्य का भी होता है, ऊर्जा का भी होता है, तो आप लिख दीजिएगा क्या, कि कार्य का SI मात्रक क्या होता है, मात्रक जूल होता है। ठीक है,
तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको इस तरीके से आप लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये बोलता है कि किसी दिए हुए माध्यम में ध्वनि तरंग का आवृत्ति 220 हर्ट्ज है और वेग जो है 440 मीटर प्रति सेकंड है, तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप आराम से कीजिएगा 9 नंबर को, ऐसे लिखिएगा गिवन। गिवन मतलब क्या, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो आपको आवृत्ति, आवृत्ति क्या होता है, न्यू होता है, ठीक है, न्यू, ऐसे न्यू, ठीक है। और वेग क्या होता है, वेग भी होता है। और तरंग दैर्घ्य क्या होता है, लैम्डा। तो आपको सब दिया हुआ है, न्यू दिया हुआ है कितना है 220 हर्ट्ज, ठीक है। भी आपको दिया हुआ है कितना है 440 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आपको लैम्डा निकालना है। तो हम लोग ऊपर पढ़े हैं फॉर्मूला, भी बराबर क्या होता है, न्यू लैम्डा होता है, ठीक है। अब देखिए भी हो गया आपका 440 और ये हो गया आपका 220 और लैम्डा। तो लैम्डा का मान कितना आ जाएगा 440 बटा का 220, 22 दूनी 44 यानी 2 मीटर आ गया आंसर। देख रहे हैं कितना इजी था, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है 46 ग्राम सोडियम परमाणु में कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको मोल में बदल लेंगे, ठीक है। तो 46 ग्राम सोडियम, सोडियम मतलब Na में मोल की संख्या, ठीक है, ये निकाल लीजिएगा। हाँ, इधर वाला आप लोग उतार लिए होंगे, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है ना। चलिए तो अब देखिए कितना होता है मोल की संख्या, ये क्वेश्चन नंबर 10 बना रहे हैं ना हम लोग। तो देखिए मोल का संख्या निकालने का सूत्र होता है n बराबर स्मॉल m बाई कैपिटल M, ठीक है ना। छोटा m को बड़ा M से भाग कर दीजिएगा, ठीक है। छोटा m क्या होता है, छोटा m होता है जो द्रव्यमान आपको दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ द्रव्यमान, जो भी द्रव्यमान आपको दिया रहेगा सो रहता है। और बड़ा M क्या होता है, बड़ा M होता है आपका आणविक द्रव्यमान होता है या तो परमाणु द्रव्यमान होता है। जैसा केस हो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सोडियम है, ठीक है, परमाणु है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे ये रहता अणु रहता तो आणविक द्रव्यमान होता, ठीक है। और n आपका क्या है, मोल का संख्या है, ठीक है, n क्या है, मोल का संख्या। तो यहाँ से देखिए n निकल जाएगा कैसे, तो स्मॉल m यानी 46 ग्राम दिया हुआ है और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है सोडियम का, तो 23 होता है, ठीक है। तो 23 दूना 46, 2 आ गया। तो मोल का संख्या कितना आ गया, 2। अब एक मोल में कितना होता है 6.022 10⁻23 परमाणु होता है। तो परमाणु की संख्या कितना हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा परमाणु में कणों की संख्या, ठीक है। परमाणु 46 ग्राम में लिख देते हैं, 46 ग्राम परमाणु में कणों की संख्या, कणों की संख्या। तो आप क्या कीजिएगा, आप डायरेक्ट n से गुना कर दीजिएगा किसको, 6.022 10⁻23 को। तो यहाँ पे n कितना है, 2 है, तो 2 से गुना कर दीजिए। तो गुना कीजिएगा तो क्या आएगा बताइए, तो यहाँ से गुना कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए, तो ये आ जाएगा 6 दूना 12.44 10⁻23। देख रहे हैं कितना आसान है, ठीक है। तो देखिए न्यूमेरिकल बहुत आसान होता है ना, सो वी लव न्यूमेरिकल, हमको न्यूमेरिकल से प्यार करना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी बनता है, कोई भार या दिमाग में स्ट्रेस नहीं है, एकदम छोटा सा रहता है और नंबर आपको फुल मिल जाता है। तो बहुत अच्छा चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 10 न्यूमेरिकल है, नीचे में 12 न्यूमेरिकल है, इसको भी बताएंगे कितना मज़ा आएगा। तो वी लव न्यूमेरिकल ये बोला कीजिए हमेशा, ठीक है। और हमेशा कोशिश किया कीजिए कि जो फार्मूला वगैरह है वो आप अच्छे से इस्तेमाल करें, इससे आपका मैथ में भी रुचि बढ़ेगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या क्वेश्चन है, इसके बाद है कि थॉमसन का परमाणु मॉडल, ठीक है। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल बहुत पहले आया था, मेंडलीव से भी पहले आया था। क्या कहते हैं ये, देखिए मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए थॉमसन का परमाणु मॉडल इस तरीके से लिखिएगा, ठीक है। कैसे, थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसका निर्माण प्रोटॉनों से मिलकर होता है, ठीक है। और ऋणावेश युक्त इलेक्ट्रॉन इसमें बिना किसी विशिष्ट विन्यास के धंसे होते हैं, ठीक है। ये बहुत पहले की बात है, इन्होंने बताया कि भाई जो एक्चुअली जो परमाणु है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है और सिर्फ उसमें प्रोटॉन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, बगैर किसी कन्फिग्रेशन के उसमें रहता है, ठीक है। ये आगे चला नहीं था आगे,
ठीक है, चूँकि फिर मेंडलीफ और अभी जो मॉडर्न चल रहा है तो उन लोगों ने जो है सारे प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से प्रूफ किया। तो ये बिल्कुल इनिशियल था, लेकिन इन्होंने ही जो है ये बात दिया ना कि जो है एक प्रोटॉन से मिल करके जो है क्या होता है, परमाणु तैयार होता है। तो न्यूक्लियस के बारे में काफ़ी कुछ यहाँ से हम लोगों को आइडिया मिल गया था। ठीक है, ये परमाणु मॉडल है, इसको लिख दीजिएगा। फिर आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर क्या है इसके बाद 12 बोलता है 0.5 मोल ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए फिर से न्यूमेरिकल आ गया, एंड वी लव न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अब बहुत आसान है। ठीक है, 0.5 मोल नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है और आपसे द्रव्यमान पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, जो मोल की संख्या है, मोल की संख्या, ठीक है, वो क्या होता है, वो n बराबर होता है स्मॉल m बाई कैपिटल M, बताए थे। अब देखिए ई दिया हुआ है 0.5, ठीक है, स्मॉल m आपको निकालना है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अणु है तो ये आणविक द्रव्यमान है। ठीक है, तो आणविक द्रव्यमान कितना होता है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान होता है, याद रखिएगा, m यहाँ पे क्या है, यहाँ पे m हो जाएगा आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। ठीक है, O2 का आणविक द्रव्यमान, तो ये कितना होता है, ये होता है आपका 32 ग्राम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 32 से ये कर दीजिए। तो अब यहाँ पे आप क्रॉस करेंगे तो m आपका निकल जाएगा, m कितना हो जाएगा 0.5 गुना 32। 0.5 का मतलब क्या होता है, 1/2, तो 32 से काट दीजिएगा तो 16 आ जाएगा। तो कितना आ गया आपका, 16 ग्राम आ गया। अब देखिए कितना लॉलीपॉप है ये, कि भाई ये 0.5 कितना है, आधा मोल है। तो 1 मोल ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 32 ग्राम होता है। तो आधा मोल का कितना हो जाएगा, 16 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है, देखिए कितना जल्दी बन रहा है। इस तरीके से आपको बनाना है, एकदम जल्दी बनेगा और आपको नंबर भी पूरा आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं। तो देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 में आपसे पूछा है प्रतिरक्षीकरण क्या है, यानी व्हाट इज़ इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो अभी देखिए कोरोना के टाइम में तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया हम लोगों को कि अपना बॉडी को कैसे हमको इम्यूनाइज करना है। ठीक है, तो उसके लिए सरकार वैक्सीन लगवाई, टीका लगवाई। ठीक है, तो प्रतिरक्षीकरण होता क्या है, यानी इम्यून को कैसे हम बढ़ाते हैं। तो जब किसी वैक्सीन के टीके का उपयोग करके शरीर के अंदर सूक्ष्म जीवों के प्रवेश पर रोक लगाते हैं तो इससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, शरीर में उस रोग से लड़ने की क्षमता का विकास होता है। इस प्रक्रिया को प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। ठीक है, तो छोटा चीज़ है, अभी बहुत कोरोना के टाइम में आप इसको देखें और समझे हैं, तो इसको आराम से लिख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, कि जल के प्रदूषण के 3 कारण बताने हैं। ठीक है, तो बहुत ये कॉमन सेंस है, आप खुद भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए जल के प्रदूषण के 3 कारण यहाँ पे हम लिखे हैं, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से 1 बाई 1 करके आप लिखिएगा, इसको आप खुद से भी लिख सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ तो है नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ये हो गया कैसा, नंबर 1 लिखिएगा कि उद्योगों, ठीक है, उद्योगों, कल कारखानों, अस्पतालों से निकले हुए रसायन विभिन्न नालों में बहकर जल को दूषित कर देते हैं। ठीक है, जानते हैं। दूसरा ये है कि घरेलू कचरे को पानी में बहा देने से जल दूषित हो जाता है। और तीसरा ये है कि खेतों में कीटनाशक का प्रयोग भी जल को दूषित करता है। ठीक है, तो 3 लिखना है, कोई भी आप कॉमन सेंस से लिख देते हैं। इस तरीके से देखिए आपका सेक्शन बी भी पूरा हो गया है और हम 7 क्वेश्चन बता दिए हैं। लेकिन आपको जो 5 अच्छा लगेगा ना वही बनाइएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 15 नंबर जरूर आ जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं सेक्शन सी। तो देखिए सेक्शन सी जो है, यहाँ पे सेक्शन सी में जो क्वेश्चन है वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, और थोड़ा सा उसको आपको अच्छे से लिखना है, व्यंजक वगैरह भी निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सेक्शन सी को, ठीक है, मैं लिख देता हूँ और इसमें जो भी क्वेश्चन हो आप देख लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी मैं आपको लिख करके दिखाता हूँ कि इसको आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि गतिज ऊर्जा का परिभाषा लिखना है और व्यंजक निकालना है। ठीक है, फिर आपको तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल को परिभाषित करना है और इसके बीच में संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, अभी हम आपको इसको लिख के दिखाएंगे, बहुत ईजी भी है। फिर 17 है समस्थानिक क्या होता है, इसका कोई 3 उपयोग लिखिए। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है जल चक्र का चित्र बनाते हुए व्याख्या कीजिए, तो ये भी बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। और लास्ट में पूछा है कि संक्रामक और असंक्रामक रोगों के उदाहरण के साथ अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे लिखा हुआ है
ठीक है। गतिज ऊर्जा क्या है, इसका उत्तर ऐसे लिखिएगा, बहुत आसान है। क्या लिखेंगे कि किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। मतलब कोई वस्तु है, उसमें गति आ गया तो जाहिर सी बात है पहले वो विराम में था, तो अब जो गति आया तो गति के कारण उसमें एक नई ऊर्जा आ गई, ठीक है, तो वो क्या है, उसमें गतिज ऊर्जा कहलाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए इसका व्यंजक निकालना है, तो व्यंजक कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए कि कोई m द्रव्यमान का वस्तु है, ठीक है, m द्रव्यमान का कोई वस्तु है और इसमें एक कांस्टेंट फोर्स लगाए हम लोग, क्या, F, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये शुरू में रेस्ट पर था, ठीक है, रेस्ट मतलब विराम में था ये। अब ये विराम से क्या हो जाएगा, ये चलने लगेगा, तो कांस्टेंट फोर्स से मान लीजिए ये आगे बढ़ता है और इसमें v वेलोसिटी आ जाता है, वेग क्या आ जाता है, v, ठीक है। और त्वरण इसमें a होता है, माने a त्वरण के द्वारा ये त्वरित होता है। तो वही लिखा हुआ है कि माना m द्रव्यमान वाले किसी वस्तु पर एक अचर बल F लगाया जाता है जिससे वह विरामा अवस्था से त्वरण a द्वारा त्वरित होता है और भी गति प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रारंभिक वेग आपका 0 है, त्वरण a हो गया, अंतिम वेग v हो गया, ठीक है। तो विस्थापन अगर हम s ले लें कि मान लेते हैं ये s जो है दूरी से विस्थापित होता है, तो विस्थापन s के लिए जो गति का नियम है वो क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। यहाँ पे u आपका 0 है तो u को 0 रख दीजिए, तो ये बचेगा, यहाँ से s का मान निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब आइए कार्य निकालते हैं, ठीक है। किसके द्वारा कार्य, बल द्वारा कार्य, ठीक है। ये जो बल हम लोग लगाए थे तो उस बल द्वारा कार्य क्या हो जाएगा, तो कार्य जो होता है बल गुना दूरी, ठीक है। तो बल का मान, तो न्यूटन गति का द्वितीय नियम से बल का मान क्या होता है, ma होता है, ठीक है, द्रव्यमान गुना त्वरण। और s का मान तो आप निकाल के रखे हैं, v स्क्वायर बाई 2a डाल दीजिए, a कट जाएगा, तो 1/2 mv स्क्वायर ये आपका बल द्वारा कार्य आ जा रहा है, ठीक है। अच्छा, यही जो कार्य है यही ऊर्जा के रूप में संचित होता है, तो हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में बिल्कुल ये क्वेश्चन आ सकता है। छोटा सा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक आध बार प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में आपको बोला था कि तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल को परिभाषित कीजिए, ठीक है। आवृत्ति क्या होता है, किसी वस्तु में 1 सेकंड में जितने कंपन होते हैं, ठीक है, उस कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। और आवर्तकाल क्या होता है, किसी तरंग द्वारा एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी तरंग है ना वो इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो 1 सेकंड में जितना बार कंपन करेगा वो आवृत्ति हो गया, और एक पूरा चक्कर जब लगा लेगा, जैसे यहाँ से शुरू किया था यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो इसमें जो उसको समय लगेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आवर्तकाल बोलेंगे, ठीक है। आवृत्ति आपका न्यू होता है, ठीक है, और आवर्तकाल मेरा टी होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, बोला था तरंगदैर्घ्य लेमडा, आवृत्ति न्यू ऐसे, ठीक है, और वेग भी में संबंध। तो हम लोग जानते हैं कि आवृत्ति क्या होता है, 1/t को बोलते हैं, जहाँ आपका न्यू आवृत्ति है और टी आवर्तकाल है, ठीक है। अगर हम लोग तरंगदैर्घ्य का बात करें तो तरंगदैर्घ्य क्या होता है, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये है हम लोग का, ठीक है, ये, तो देखिए इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी को क्या बोलते हैं, तरंगदैर्घ्य बोलते हैं, ठीक है। तो तरंगदैर्घ्य कौन सा दूरी है, जो भी वेग से टी समय में, चूँकि इसमें टाइम कितना लगेगा, टी टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक है, एक कंप्लीट यहाँ पे दोलन हो रहा है, ठीक है। तो टी टाइम में ये जितना दूरी तय कर रहा है, ये डिस्टेंस जो तय कर रहा है दूरी, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। तो ये तो भी वेग से गति कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ना कि क्या होता है, वेग बराबर होता है दूरी बटा समय, वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, और वेग क्या है, भी है, दूरी हो गया आपका लेमडा और टाइम टी हो गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, भी बराबर लेमडा को अलग कर दीजिए तो 1/t लिखेंगे। अब 1/t को समीकरण 1 से हम लोग क्या बोल रहे थे, न्यू बोल रहे थे, तो भी बराबर क्या आ गया, न्यू लेमडा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। आगे हमसे पूछा था समस्थानिक क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। समस्थानिक क्या होता है और उदाहरण देना है आपको। तो देखिए समस्थानिक क्या होता है, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, ठीक है, उसे समस्थानिक कहते हैं। मतलब एक ही तत्व का होना चाहिए, परमाणु संख्या सबका एक रहेगा, एक जैसा,
लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे उदाहरण देखिए, प्रोटियम किसको बोलते हैं, 1H1, यानी नीचे भी 1 ऊपर भी 1। ये देखिए नीचे वाला होता है परमाणु संख्या, ऊपर वाला होता है परमाणु द्रव्यमान, तो नीचे भी 1 ऊपर भी 1। फिर आता है ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम क्या होता है, तो हाइड्रोजन ही है लेकिन नीचे में 1 ऊपर में 2। ट्राइटियम, ये भी हाइड्रोजन का समस्थानिक है, नीचे में 1 ऊपर में 3। तो 3 तरह का हाइड्रोजन का ये जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक कहलाता है, जिसमें हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक चूँकि 1 होता है, जिससे इसके तीनों समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक 1 ही होता है। देख रहे हैं ना, चूँकि हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन यही है, ठीक है। तो तीनों का देखिएगा तो 1 ही है, 1 1 1, ठीक है। जबकि परमाणु भार तीनों का अलग अलग है, ऊपर इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं, ठीक है। समस्थानिक का 3 उपयोग लिखना है। इसके बाद आपको जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है, तो समस्थानिक का बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग होता है। कुछ कुछ उपयोग आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए समस्थानिक के 3 उपयोग। पहला नंबर ये है कि जो यूरेनियम का समस्थानिक है ना, तो यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। कितना इंपॉर्टेंट है सोचिए, तो परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। दूसरा ये कि कैंसर का उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। और तीसरा ये कि घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो समस्थानिक का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, बोलता है क्वेश्चन नंबर 18 जो था वो क्या था, जल चक्र। ये जल चक्र का आरेख चित्र बनाते हुए व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो बचपन से देखते आ रहे हैं जल चक्र, है ना। समंदर है तो या नदी है तो उससे पानी भाप बन करके उड़ जाता है सूरज का रोशनी में, ठीक है। और फिर वो बादल बन जाता है, फिर उसका संघनन होता है, तो फिर वो वर्षा के रूप में फिर से नीचे गिरता है, तो पानी में बहने लगता है और नदी बन जाता है, ठीक है। यही इसका आरेख है। तो इसको आप लिख दीजिएगा, महासागर या समुद्र से जल वाष्पीकरण द्वारा वाष्प में परिवर्तन होकर, ठीक है, इसको काट दीजिएगा। महासागर या समुद्र से जल वाष्पीकरण द्वारा जलवाष्प में परिवर्तन होकर धीरे धीरे वायुमंडल में पहुंचता है, जहां जलवाष्प संघनन की प्रक्रिया से गुजरते हुए बादल बनता है और फिर अवक्षेपण द्वारा वर्षा, हिमपात, ओले आदि के रूप में वापस पृथ्वी पर पहुंचता है, ठीक है। और छोटे जल स्रोतों, नदी, झील आदि से गति करता हुआ फिर सागर समंदर में मिल जाता है, ठीक है। इस तरह पूरा जल चक्र पूर्ण हो जाता है और यह चलता ही रहता है, ये आपको पता है, तभी हम लोग जिंदगी अपना गुजार रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जानने वाला चीज़ है। बोलता है संक्रामक और असंक्रामक रोग को उदाहरण के साथ अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहले देखते हैं संक्रामक रोग क्या होता है, ठीक है। देखिए संक्रामक रोग किसको बोलते हैं, वैसे रोग जो रोगी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संक्रमण में जो रोगी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आने से फैलता है। यानी ऐसा बीमारी ना कि आप उसके पास जाएंगे तो आपको भी हो जाएगा, ठीक है, वो क्या है, संक्रामक है। यह रोग संक्रमण से भी फैलता है, संक्रमण मतलब ट्रांसमिशन से भी फैलता है ये, ठीक है। अच्छा, जैसे रेबीज देख लीजिए, खसरा, चेचक, काली खांसी, कोरोना, अभी कोरोना गुजरा, बहुत खतरनाक बीमारी, ठीक है। ये सब संक्रामक रोग है, यानी इर्द गिर्द आप जाएंगे तो आपको भी हो जाएगा। यह रोग रोगी के साथ उठने बैठने, उसके साथ खाने और उसकी प्रयोग की हुई वस्तुओं का इस्तेमाल करने से फैलते हैं, ठीक है। यह रोग सूक्ष्म बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। सूक्ष्म बैक्टीरिया है तो वो ट्रांसमिट कर जाता है और आप में भी आने का खतरा रहता है, इसलिए बचना चाहिए, ठीक है। जबकि देखिए दूसरा है असंक्रामक रोग। तो असंक्रामक रोग क्या होता है, तो यह रोग संक्रामक रोगों की तरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के देखिए मानसिक रोग, जैसे मान लीजिए कोई पागल है तो पागल के पास जाने से आदमी तो पागल नहीं हो जाएगा, हाँ हमेशा बैठे रहिएगा तो कुछ दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन ऐसे मतलब पागल नहीं होगा। किसी को बावसीर है या डायबिटीज है, मधुमेह है, ये सब असंक्रामक रोग है, यानी ये घर में होता है, मम्मी पापा को भी होता है, तो ऐसा नहीं कि उनके साथ रह रहे हैं तो आपको भी हो जाएगा, ठीक है। तो यह रोग जो है क्या होता है, किसी एक व्यक्ति में हो तो उसके साथ रहने वाला, खाने वाला दूसरा व्यक्ति उस रोग से प्रभावित नहीं होता है। इस रोग का कारण संतुलित व पौष्टिक आहार का अभाव है, यानी अच्छा से खाना नहीं खा रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, ठीक है, तो बीमारी होने लगती है डायबिटीज वगैरह की, तो ये बीमारी हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि फिर जो दूसरा आदमी है उसको भी बगैर किसी के
पकड़ लेगा, नहीं, बल्कि वो भी कुछ गलती करेगा तभी उसके खान पान से या उसके दिनचर्या से उसमें आएगा, ऐसे नहीं आएगा छुआछूत से, ठीक है। तो संक्रामक और असंक्रामक रोग बहुत आसान है, देखिए कितना आसानी से आप याद कर सकते हैं, बिल्कुल आपको 2-3 मिनट में ये याद हो जाएगा, इसको बस रिवीजन में रखिए। तो ये देखिए सेट 1 पूरा हो गया, अब सेट 2 और सेट 3 भी हम डाल देंगे, उसको भी देख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। मैथ का तीनों सेट डाले हैं, अच्छा से कर लीजिए, थोड़ा मेहनत कीजिए, ठीक है। अभी से मेहनत करने का आदत रखिएगा तो आपका लाइफ चमकेगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छा लगा है आपको तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करते हैं तो हमको पता चलता है कि आपने देखा है, ठीक है। इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, देखिए ज्ञान जितना बांटेंगे ना उतना बढ़ेगा, शेयर करने से दूसरों को फ़ायदा होगा तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है। और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए, इसलिए कि अभी देखिए क्लास 9th है, क्लास 9th 10th 11 12 जब तक आप पढ़ेंगे हम आपको पढ़ाते रहेंगे, 1000 से ज़्यादा वीडियो है और बनता ही जा रहा है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है, आपको बहुत हेल्प करेगा, पढ़ते रहिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो हमको कमेंट करके पूछिए, हम उसका आंसर आपको ज़रूर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।